ईरान इस समय जिस दौर से गुजर रहा है वो केवल एक देश के भीतर चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि जब आर्थिक संकट, राजनीतिक असंतोष, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भू राजनीतिक टकराव एक साथ किसी देश पर टूट पड़ते हैं तो हालात किस कदर विस्फोटक हो सकते हैं। ईरान में शुरू हुए ये प्रदर्शन शुरुआत में महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रा अवमूल्यन, ईंधन संकट और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी तकलीफों के खिलाफ थे, लेकिन देखते ही देखते ये आंदोलन सरकार विरोधी रूप ले बैठा और अब ये सीधे सत्ता, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के सवाल से जुड़ चुका है। सरकारी आंकड़ों और अधिकार समूहों के मुताबिक अब तक कम से कम 650 लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों घायल हैं, असंख्य लोग जेलों में बंद हैं और देश का सामाजिक ताना बाना बुरी तरह हिल चुका है। ईरानी सरकार का दावा है कि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजरायल की साजिश है कि प्रदर्शनकारियों को उकसाया जा रहा है, उन्हें फंडिंग और रणनीतिक समर्थन मिल रहा है और यही वजह है कि कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हो गए। सरकारी बयानों के अनुसार शांतिपूर्ण विरोध की जगह अब सरकारी इमारतों पर हमले, सुरक्षा बलों से झड़पें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने विदेशी राजनयिकों के सामने साफ कहा कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 53 मस्जिदों को आग के हवाले किया गया है और 180 एम्बुलेंसों को नष्ट किया गया है। और उनका ये कहना कि कोई भी सच्चा ईरानी मस्जिद पर हमला नहीं कर सकता, सरकार के उस नैरेटिव को मजबूत करता है जिसमें ये पूरा आंदोलन विदेशी साजिश के तौर पर पेश किया जा रहा है। तेहरान की अबूजर मस्जिद के अंदर का सीसीटीवी फुटेज, जिसमें नकाबपोश लोग तोड़फोड़ करते नजर आते हैं, इस संकट को और गहरा करता है, खासकर तब जब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रॉयटर्स ने इसकी पुष्टि भी कर दी हो। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि सड़कों पर उतरे लाखों लोग अपने गुस्से, हताशा और उम्मीदों के साथ खड़े हैं और ये कहना कि सब कुछ केवल बाहरी ताकतों की चाल है, इस आंदोलन की जटिलता को पूरी तरह समझाने के लिए शायद काफी नहीं है। इसी बीच सरकार के समर्थन में भी लाखों लोग सड़कों पर उतरे, जिन्होंने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के समर्थन में और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए, ये दिखाने के लिए कि देश पूरी तरह बिखरा नहीं है और सत्ता के पास अभी भी मजबूत जनाधार मौजूद है। ये दृश्य दुनिया को ये संदेश देने के लिए काफी था कि ईरान केवल विरोध की आग में ही नहीं जल रहा, बल्कि समर्थन और प्रतिरोध की समानांतर धाराएं भी चल रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका आग में घी डालने जैसी रही है। लगातार तीखे और उकसाने वाले बयानों में ट्रंप ने न सिर्फ ईरानी सरकार की आलोचना की, बल्कि खुले तौर पर चेतावनी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रही तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप से पीछे नहीं हटेगा। इसके जवाब में ईरान ने भी उतनी ही सख्त भाषा में कहा कि अगर उसकी संप्रभुता पर हमला हुआ तो मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे। ये बयानबाजी किसी शीत युद्ध से कम नहीं लगती, जहां हर शब्द, हर चेतावनी और हर धमकी के पीछे एक संभावित युद्ध की परछाई साफ दिखाई देती है। हालांकि इस तीखी जुबानी जंग के बीच ये भी सामने आया है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संपर्क पूरी तरह टूटे नहीं है और जरूरत पड़ने पर संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि देश युद्ध नहीं चाहता, लेकिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और बातचीत का रास्ता अभी भी खुला है, बशर्ते विदेशी हस्तक्षेप न हो। अमेरिका में भी इस बात को लेकर बहस तेज है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कितनी सही और कितनी खतरनाक होगी, क्योंकि ईरान की कई सैन्य और रणनीतिक सुविधाएं घनी आबादी वाले इलाकों में हैं, जहां किसी भी हमले की कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ सकती है। इसी बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने का आदेश देकर हालात की गंभीरता को और रेखांकित कर दिया है। उड़ानें रद्द हैं, सीमाएं अस्थिर हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि वे तुर्की या अर्मेनिया के रास्ते देश छोड़ें, ये मानते हुए कि हालात कभी भी और बिगड़ सकते हैं। ईरान में डिजिटल ब्लैकआउट इस संकट का सबसे खतरनाक और डरावना पहलू बनकर सामने आया है। इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय कॉल, बैंकिंग सेवाएं, राइड शेयरिंग, ऑनलाइन खरीदारी, यहां तक कि घरेलू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ठप हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को भी ईरान ने सैन्य स्तर के जैमर का इस्तेमाल कर निष्क्रिय कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये तकनीक बेहद उन्नत है और संभव है कि इसमें रूस या चीन की तकनीकी मदद शामिल हो या फिर ईरान ने खुद ऐसी क्षमता विकसित कर ली हो। लगभग 40 से 50 हजार स्टारलिंक उपयोगकर्ता पूरी तरह संपर्क से कट चुके हैं, जिससे प्रदर्शनकारियों के साथ साथ आम नागरिकों की सुरक्षा और हालात की जानकारी भी दुनिया तक नहीं पहुंच पा रही है।
सरकार ने एक व्हाइट लिस्ट सिस्टम शुरू किया है जिसमें केवल चुनिंदा सरकारी संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सरकार समर्थक चैनलों को सीमित इंटरनेट पहुंच दी जा रही है, जिससे डिजिटल असमानता और गहराती जा रही है और सूचना एक विशेष वर्ग तक सीमित हो रही है। सर्वोच्च नेता खामेनेई ने सरकार समर्थक रैलियों में शामिल लोगों की खुले तौर पर प्रशंसा करते हुए कहा कि ये अमेरिका के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है और ईरानी राष्ट्र ने विदेशी दुश्मनों और उनके अंदरूनी सहयोगियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रदर्शन अमेरिकी नेताओं के लिए संदेश है कि वे धोखे और विश्वासघात की राजनीति बंद करें। इस बीच राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, जनता की बात सुनने और हालात को संभालने का वादा किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वादे उस भरोसे को वापस ला पाएंगे जो सड़कों पर बहते खून, बंद इंटरनेट, बढ़ते दमन और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बीच टूट चुका है। ट्रंप द्वारा ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा ने इस संकट को और गहरा कर दिया है, क्योंकि ईरान पहले ही अमेरिकी, यूरोपीय और संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के कारण आर्थिक रूप से लगभग अलग-थलग पड़ चुका है। ये पूरा संकट केवल ईरान तक सीमित नहीं है, ये पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने वाला मामला बन चुका है, जहां एक गलत कदम, एक गलत फैसला या एक गलत हमला पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है। आज सवाल ये नहीं है कि ईरान में संकट है या नहीं, सवाल ये है कि ये संकट किस दिशा में जाएगा। क्या ये संवाद, सुधार और राजनीतिक समाधान की ओर बढ़ेगा या फिर ये दमन, हस्तक्षेप और युद्ध के रास्ते पर जाकर न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक और भयावह अध्याय लिख देगा।